शालिनी का पति बीमार हुआ तो वो उससे तंग आ गई और उसे बीमारी की हालत में ही छोड़कर बच्चों को लेकर मायके आ गई और मायके में आए दिन भाई भाभी में झगड़ा करा देती, जिसकी वजह से भाई ने भी अपनी पत्नी को घर से निकालकर अपना घर उजाड़ लिया। एक दिन भाई ने शालिनी और अपनी माँ की बात सुन ली तो वो उन्हें छोड़कर चला गया और घर में गरीबी आ गई। तो अचानक माँ ने शालिनी से कहा कि अब तुम्हारा पति मर चुका होगा, तुम जाकर घर बेच आओ। शालिनी जैसे ही पति के घर गई तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उसका पति तो शालिनी ने अपने से 15 साल बड़े आदमी से शादी की थी, क्योंकि मयंक का परिवार शालिनी के परिवार से ज़्यादा अमीर था। मयंक का जब रिश्ता आया उन्हीं दिनों शालिनी के और भी रिश्ते आए हुए थे। वो सब अच्छे परिवारों से थे और मयंक का परिवार सबसे अमीर था। बस लड़के की उम्र ज़्यादा थी, लेकिन शालिनी को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं थी। उसने मयंक के रिश्ते को ही महत्व दिया था। फिर जाते ही मुश्किल से 1 साल ही शालिनी ने अपने ससुराल में बिताया था। अपने सास और नंदों से हर वक्त लड़ते झगड़ते ही रहती थी। मयंक से रो रो कर यही कहती रहती कि तुम्हारी माँ बहन को मैं पसंद नहीं हूँ, मुझसे लड़ती झगड़ती रहती हैं। मयंक को कम उम्र और सुंदर पत्नी मिली थी, इसलिए वो हमेशा उसके ज़्यादा ही नखरे उठाता था। उसकी माँ जब भी उसे कहती कि तुम्हारी पत्नी हमारे साथ रहना ही नहीं चाहती, हर वक्त अपने कमरे में रहती है, घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती, तो मयंक के माथे पर बल पड़ जाते। वो कहता क्यों बेचारी के पीछे पड़ी रहती हो, एक तो वो है भी कम उम्र और आपने उसके कंधों पर सारे घर का बोझ डाल दिया है। कारण ये था कि जब भी मयंक अपने काम से वापस आता तो शालिनी किचन में चली जाती थी, बर्तन धोने लगती, रोटी बनाने लगती, ताकि मयंक को यही दिखे कि वही काम करती रहती है। जब कमरे में आता तो शालिनी का रोना धोना शुरू हो जाता। झूठ और मक्कारी इस लड़की में कूट कूट कर भरी थी। वो ऐसे बात करती कि जैसे सारे जहान का अत्याचार उसी के साथ होता है। मयंक शरीफ और सीधा साधा इंसान था, फिर कम उम्र पत्नी पाकर बहुत खुश भी था, इसलिए उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान देता था। झगड़े जब ज़्यादा बढ़ गए तो मयंक ने एक अलग घर खरीद लिया और शालिनी को वहाँ ले गया। उस वक्त तो शालिनी की खुशी की कोई ठिकाना न था। 1 साल ही उसने ससुराल में बिताया था और उसका पति उसके काबू में था। वो जिस दिन अपने घर पहुंची अपनी माँ को फ़ोन करके बड़ी खुशी खुशी बता रही थी। कहने लगी, माँ देख लिया मेरी अकल और चालाकी का कमाल, कैसे मयंक को मैंने उंगलियों पर नचाया है। 1 साल के अंदर ही वो मुझे लेकर अलग हो गया। माँ कहने लगी, हाँ अच्छा किया तुमने, पति को मुट्ठी में रखो तो सीधा रहता है। फिर कहने लगी, तुम्हारी भाभी ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है, ऊपर से अजय को भी देखो, जब से शादी हुई है पत्नी के ही नखरे उठाता रहता है, मैं तो जैसे घर में हूँ ही नहीं। ये सुनकर शालिनी अपनी माँ की बेवकूफ़ी पर हंसने लगी। कहने लगी, शुरू से ही उसे अपने काबू में रखना चाहिए था ना। खैर चिंता ना करो, मैं आऊँगी ना तो अजय को भी देख लूँगी और उसकी पत्नी को भी। इन्हीं दिनों शालिनी प्रेग्नेंट हुई तो मयंक से कहने लगी कि वो अकेले घर के काम कर करके थक जाती है, इसलिए कुछ दिन आराम करने के लिए मायके जा रही है। उसके भाई अजय की शादी निशा से नई नई हुई थी। शादी को बस 2 महीने हुए थे, इसलिए वो अपनी पत्नी का ख्याल रखता था। निशा ने आते ही घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। दोनों भाई बहन में बड़ा प्यार था। शालिनी मायके आई तो खाना खाते ही कहने लगी, तौबा तौबा, इतनी मिर्ची, जल्दी से पानी दो। उफ, मेरा तो मुंह जल गया। खाना निशा ने बनाया था और बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन शालिनी के नाटक शुरू हो चुके थे। माँ भी उसका पूरा पूरा साथ दे रही थी। कहने लगी, भैया हमें तो रूखी सूखी जैसे मिलती है खा लेते हैं, हाँ लेकिन तुम्हें आदत नहीं है, चलो छोड़ो मैं तुम्हें कुछ और बना देती हूँ। ये कहते हुए माँ ने अपनी कमर पर हाथ रखा और हाय हाय करती हुई कुर्सी से उठी थी। अजय बोला, माँ आप क्यों उठ रही हैं, निशा से कहिए ना, बना देगी। अजय फिर निशा से कहने लगा, तुमने क्या खाने में मिर्च ज़्यादा कर दी है। वो हैरत से अजय को देखने लगी। कहने लगी, नहीं अजय आप खाकर तो देखे, ठीक तो है। इससे पहले कि अजय अपनी पत्नी की तरफ से कुछ कहता, शालिनी फौरन से उठ बैठी हुई। कहने लगी, इसे क्या समझ आनी है, जब से शादी हुई है इसकी तो मती मारी गई है। तुम तो घास भी पका कर खाओगी तो इसे अच्छी लगेगी, लेकिन खुद देखो तुम्हारी शादी के बाद पहली बार मैं मायके आई हूँ, तुम्हें कुछ तो ख्याल रखना चाहिए था अपनी नंद का। मैं कौन सा उन लोगों में से हूँ जो आकर भाभी से फरमाइश करती हैं। मुझे पता होता कि तुम ऐसा खाना मेरे लिए बनाओगी तो मैं यहाँ आकर खुद ही अपने और अपनी माँ के लिए खाना बना लेती। जब से तुम्हारी शादी हुई है मेरी माँ का तो ब्लड प्रेशर मिर्च खाकर हाई रहने लगा है। फिर अपनी माँ से कहने लगी, आप ब्लड प्रेशर की 2-2 गोलियाँ खाती हैं। अब मुझे सही बात पता चली। माँ ऐसा करो कि जब तक मैं घर पर हूँ ना, आपके लिए अलग से खाना बनाकर फ्रीज में रख जाऊँगी। खबरदार जो आपने इतनी मिर्ची खाई, कल को अगर आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे।
शालिनी की ड्रामेबाजी शुरू हो चुकी थी। अजय को अपनी पत्नी के हाथ का बना खाना बड़ा स्वादिष्ट लग रहा था, लेकिन आज उसे भी मिर्ची ज़्यादा लगने लगी थी। शायद बहन की बात सुनकर उसने इस चीज़ को ज़्यादा ही फील किया था। वो निशा को घूरने लगा और कहने लगा, आगे से मिर्ची कम डालना, ध्यान रखा करो। तुम जानती तो हो मेरी माँ को ब्लड प्रेशर की बीमारी है। निशा चुप हो गई। कमरे में आते ही शालिनी हंस हंस कर अपनी माँ से ने कहने लगी, देखा माँ, ऐसे सीधा रखते हैं। आपकी तो इतनी उम्र हो गई है, कुछ आता ही नहीं। अरे बेटे को काबू में रखना सीखो। मुझे देखो कैसे मयंक को उंगलियों पर नचाती हूँ। ये कहकर उसने अपने हाथ से पहनी हुई अंगूठी अपनी माँ को दिखाई। कहने लगी, देख रही है माँ, इस अंगूठी में डायमंड लगा हुआ है और मयंक ने मुझे मेरे जन्मदिन पर गिफ्ट में दी थी। बस दुआ करो, मैं पहले बेटे को जन्म दूं, फिर देखो इस मयंक के बच्चे से कितना कुछ निकलवाती हूँ। बैग में से कई हजार के नोट निकालकर उसने अपनी माँ के हाथ में रखे और कहने लगी, ये रख लो। पता है जब से अलग हुई हूँ मैंने एक पैसा भी मयंक को उसकी माँ को नहीं देने दिया। सारे पैसे का हिसाब अपने पास रखती हूँ। माँ, मैं तो कहती हूँ औरत अक्लमंद हो तो आदमी को अपने इशारों पर नचाना अच्छे तरीके से जानती है। मुझसे ही कुछ सीखो, तुमसे तो एक बेटा भी नहीं संभाला जा सकता। समय कुछ और आगे बढ़ा। शालिनी ने बेटे को जन्म दिया था। फिर तो उसके नखरे आसमानों पर थे। किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। कहती थी कि बच्चा पैदा करना कोई आसान काम थोड़ी है। काम मुझसे नहीं होता, बस तुम कोई नौकरानी रख दो। मयंक पैसे कमाने वाली मशीन से ज़्यादा शालिनी के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन इन्हीं दिनों वो बीमार रहने लगा। खांसी का ऐसा दौरा पड़ता कि संभालना मुश्किल हो जाता। लेकिन उसने अपनी खांसी को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। बस घर में पड़ा हुआ कोई सिरप पी लेता और फिर अपने काम पर चला जाता। क्योंकि शालिनी की फरमाइशें बढ़ने लगी थी, उसे चिंता ही नहीं थी कि उसका पति आखिर क्यों बीमार रहने लगा है। अब तो उसके शरीर में हर वक्त बुखार रहने लगा था। रोज़ बुखार तेज़ हो जाता और खांसी का दौरा भी पड़ने लगा था। इन दिनों शालिनी ने बेटी को जन्म दिया। फिर तो वो बिल्कुल ही बिस्तर से लगकर बैठ गई। कोई काम नहीं करती थी। पहले से काफ़ी मोटी भी हो गई थी। अपने खाने पीने का पूरा ध्यान देती थी, लेकिन पति पर नहीं। मयंक की आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ने लगे थे। सेहत भी पहले से काफ़ी डाउन हो गई थी। एक दिन खुद ही डॉक्टर के पास गया तो जो डॉक्टर ने कहा उसे सुनकर तो मयंक के होश उड़ गए थे। मयंक को टीबी हो गई थी, बल्कि उसको पहले से थी, लेकिन अब बिगड़ चुकी थी क्योंकि उसने बीमारी के शुरुआती दिनों में अपनी बीमारी पर कोई ध्यान नहीं दिया था और ना ही इलाज शुरू किया था। जब तक उसने इलाज करवाना शुरू किया तब तक बात बहुत बढ़ चुकी थी। डॉक्टर ने उसे पूरी तरह से आराम करने को कहा था, लेकिन दुकान मयंक के दम पर ही चलती थी। उसने जब घर आकर दुखी दिल के साथ शालिनी को सब बताया तो शालिनी कहने लगी, ये डॉक्टरों की आदत होती है, ज़रा सी बीमारी को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं और कहते हैं बस घर में बैठे रहो। अरे मयंक, तुम घर बैठ गए तो घर कैसे चलेगा? कुछ सोचो, मेरे सर पर 2-2 बच्चों की जिम्मेदारियां हैं। तुम छोड़ो डॉक्टर की बातें, बस चुपचाप दुकान पर जाओ। मयंक ने डॉक्टर की दवाइयाँ तो खानी शुरू कर दी थी, लेकिन आराम नहीं किया था। लेकिन अब उसे और ज़्यादा परेशानी रहने लगी थी। खांसी के साथ मुंह से खून भी आने लगा था। दिन ब दिन हड्डियों का ढांचा बनता जा रहा था। हर समय सांस बुरी तरीके से फूलती रहती थी। खाना भी ठीक से नहीं खाया जाता था। हर समय खांसता रहता था। अब उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी, इसलिए वो दुकान से आए दिन छुट्टी करने लगा था। शालिनी को जब उसे संभालना पड़ता तो नाक मुंह चढ़ाते उसे ताने देने लगती कि मेरी किस्मत में तुम जैसा बीमार पति ही लिखा था। एक तो तुम पहले ही मुझसे 15 साल बड़े थे और मेरे पति कम और पिता ज़्यादा लगते हो। मयंक फूली हुई सांस के साथ कहता कि मैंने कब तुम्हारा साथ नहीं दिया। तुम्हारी खातिर मैंने तुम्हें अलग घर से लेकर दिया। आज अगर मैं बीमार हूँ तो बजाय मुझे संभालने के तुम मुझे ताने दे रही हो। शालिनी कहने लगी, तुमने कौन सा मुझ पर एहसान किया है? मैं तुम्हारा ही घर संभाल रही हूँ, तुम्हारे बच्चे पाल रही हूँ, लेकिन मैं अब तुम्हारी बीमारी में तुम्हें नहीं संभाल सकती। ऐसा ना हो कि तुम्हारी बीमारी मुझे लग जाए। मयंक कहने लगा, मुझे इस समय तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। मयंक की आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे थे। उसने शालिनी का हाथ थामकर बड़ी मजबूरी और बेबसी से उससे कहा था। माँ बहन से लड़कर आया था, उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, दोबारा पलटकर उनकी तरफ नहीं देखा था। लेकिन पत्नी ने अपना हाथ छुड़वा लिया। कहने लगी, नहीं नहीं, जिस तरह की बीमारी में तुम पड़ चुके हो, मैं और मेरे बच्चे भी अगर यहाँ रहें तो बीमार पड़ जाएंगे। तुम किसी नौकर को रख लो, जब ठीक हो जाओ तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं अपने मायके जा रही हूँ। मयंक उसे रोकता रह गया, लेकिन शालिनी ने एक नहीं सुनी और उसे छोड़कर अपने मायके चली गई। दोनों बच्चों के साथ मायके में कदम रखते ही फूट फूट कर रोती हुई अपनी माँ के गले लग गई।
निशा उस समय किचन में बिजी थी। शालिनी के रोने की आवाज़ सुनकर वो भी सारे काम छोड़कर वहीं पर आ चुकी थी। दहाड़े मारकर रोते हुए अपनी माँ के गले लग गई। फिर अपना चेहरा साफ करते हुए सिसक सिसक कर कहने लगी कि पता नहीं मेरी खुशियों पर किसकी काली नज़र लग गई है। अच्छा भला पति था मेरा, लेकिन पता नहीं कैसे इतनी खतरनाक बीमारी लग गई। मेरा तो अपने पति को देख देख कर दिल रोता है। पता नहीं उसने ऐसे कौन से पाप किए जो ऊपर वाले ने उसे इतनी गंदी बीमारी दे दी। निशा वहीं पर आ चुकी थी। तभी अजय भी घर में एंटर हुआ था। अपनी बहन को रोते हुए देखकर वो भी परेशान सा हो चुका था। जब शालिनी ने रोते हुए बताया कि मयंक को टीबी हो चुकी है तो वो परेशान हो गया था। फिर अपनी बहन से कहने लगा कि शालिनी, अगर तुम्हारे पति की तबीयत इतनी ख़राब थी तो तुम अपना इतना सामान लेकर यहाँ क्यों चली आई हो? इस वक्त तो मयंक भाई को तुम्हारी ज़रूरत है। इतना सुनना था कि शालिनी फ़ौरन ही रोते हुए कहने लगी कि मैंने तो बहुत ज़िद की भाई, लेकिन मयंक ने मुझे अपनी कसम दे दी। अपने सर पर मेरा हाथ रखकर कहने लगे कि तुम मायके चली जाओ, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तुम अपने मायके में ही रहोगी, कहीं तुम्हें और मेरे बच्चों को ये बीमारी ना लग जाए। तो फिर मेरा क्या होगा? अरे मेरा तो सब कुछ तुम तीनों ही हो। मैंने बहुत ज़िद की मगर उसने खुद ही हमें घर से ये कहकर भेज दिया कि तुम अपने भाई पर बोझ थोड़ी हो, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तुम वहीं पर रहोगी। निशा भी फ़ौरन आगे बढ़ी थी। उसे कंधों से थाम कर कहने लगी कि बिल्कुल ये घर आपका भी उतना ही है जितना अजय का है। आप जब चाहें यहाँ रह सकती है। अगले ही पल शालिनी का निशा हाथ हटाकर कहने लगी, हाँ हाँ वो तो मुझे पता ही है, मेरे बाप का घर है, तो मुझे ये मत बताओ। भले ही तुम इस घर में ब्याह कर आ चुकी हो, लेकिन इस घर पर सबसे ज़्यादा मेरा ही हक है। निशा फ़ौरन अपना चेहरा झुका चुकी थी। इसके बाद तो जैसे निशा के बुरे दिन शुरू हो चुके थे। कहीं ना कहीं उसे एहसास हो चुका था कि अब उसके और अजय के बीच फूट पड़ने वाली है। ज़रा सी बात पर शालिनी में कमी निकालने लगती। उसकी यही कोशिश रहती कि किसी तरह निशा और भाई के बीच फूट डाल सके। इसके बाद भी जब अजय और निशा की लड़ाई झगड़े की आवाज़ उनके कानों तक ना पहुंची तो शालिनी माँ के हाथ पर हाथ मारकर कहने लगी कि कैसा लड़का पैदा किया है तुमने, देखो तो क्या कुछ नहीं हो रहा है। इसके बाद भी अपनी पत्नी का पल्लू पकड़े हुए बैठा है। अरे बेटी को तो बड़ा ही अक्लमंद और तेज़ तर्रार पैदा कर दिया, मगर बेटा तो देखो कैसे जोरू का गुलाम बना बैठा है। माँ तो बस गहरी सांस लेकर रह गई। कहने लगी कि जिस तरह तूने अपने पति को अपने हाथों में किया है, ठीक वैसे ही तेरी भाभी ने भी अपने पति को काबू में कर रखा है। अब तू ही कर जो करना है। अगर बेटा हाथ से निकल गया ना तो हमें तो पाई पाई का मोहताज होना पड़ेगा। शालिनी ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। इसके बाद दोनों माँ बेटी ने एक प्लान बनाया था। अगले दिन जब अजय अपने कमरे में आराम कर रहा था, आज उसने दुकान की छुट्टी की थी। जानबूझकर बाहर आंगन में शालिनी ने तेल गिरा दिया था। फिर बार बार भाभी से कहने लगी, ये तेल साफ कर दो, कहीं बच्चे गिर ना जाए। निशा कपड़े धोने में बिजी थी। कहने लगी कि मैं बस इन कपड़ों को तार पर फैला दूं, उसके बाद साफ कर देती हूँ। लेकिन तभी शालिनी की माँ कमरे से निकली और जानबूझकर फिसल कर गिर गई। इसके बाद तो घर में एक बवाल मचा कि अजय भी उठकर बाहर आ गया। माँ को गिरा देखा और फिर जब शालिनी ने रो रो कर और चीख चीख कर सारा इल्ज़ाम निशा पर लगाया कि उसकी काम चोरी की वजह से ऐसा हुआ है, तो पहली बार अजय निशा पर हाथ उठा चुका था। थप्पड़ मार कर कहने लगा कि जैसी हो तुम, शायद मेरे ज़्यादा प्यार और छूट ने तुम्हें बिगाड़ कर रख दिया है। ज़रा अकल नहीं है तुम्हें कि घर के काम कैसे करने हैं। इसके बाद तो जैसे ये काम बन चुका था, धीरे धीरे अजय और निशा के बीच फूट पड़ने लगी थी और अजय अपनी माँ के करीब आने लगा था। उसे यही लगने लगा था कि जो कुछ शालिनी और उसकी माँ कहती है वो ठीक है। पत्नी तो उसे बुरी लगने लगी थी। पूरे घर पर हुकूमत एक बार फिर शालिनी की हो चुकी थी, जबकि अजय को तो जैसे अपनी पत्नी की हर बात झूठी लगती थी। एक दिन सब खाना खाने के लिए बैठे तो निशा वहाँ पर खाने के लिए नहीं आई। जब अजय ने निशा को आवाज़ दी और वो नहीं आई तो शालिनी जानबूझकर कहने लगी कि छोड़ो भाई, उसे क्यों आवाज़ें दे रहे हो। अरे वो तो हर वक्त फ़ोन पर ना जाने किससे बात करती रहती है। सारा काम तो मैं और माँ ही संभाल रही होती है। जब भी कमरे में जाओ तो महारानी हंस हंस कर फ़ोन पर बातों में लगी होती है या फिर सो रही होती है। हमने तो कहना ही छोड़ दिया है। अजय को गुस्सा आ चुका था। दिल में शक भी आ चुका था कि कहीं निशा किसी और में इंटरेस्ट तो नहीं ले रही। कमरे में गया तो निशा बुखार से तप रही थी। तबीयत बहुत ख़राब थी। बजाय उसे डॉक्टर के पास ले जाने के, अजय उससे लड़ने लगा और कहने लगा कि किससे हर वक्त बातें करती रहती हो, कहीं कोई तुम्हारा पुराना आशिक तो नहीं जो तुम्हारे कांटेक्ट में आ गया।
इतना सुनना था कि निशा गुस्से से उठी और पति से लड़ने लगी कि तुम मेरे कैरेक्टर पर कैसे उंगली उठा सकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। इस बात पर दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि अजय ने निशा को घर से निकाल दिया और तलाक की धमकी दे दी। निशा रोते हुए अपना सामान उठाकर इस घर से चली गई। पूरे परिवार में कई तरह की बातें होने लगी थी, जबकि अजय को अपने फैसले पर ज़रा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही थी। थोड़ी बहुत जो शर्मिंदगी और पछतावा था, शालिनी ने अपने भाई से यह कहकर दूर कर दिया कि ऐसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अरे शादी के बाद भी अपने आशिकों के साथ बातों में लगी रहती है और फिर अपने पति को धोखे में रखती है और सास ससुर की जिम्मेदारी उठाने के बजाय हुकूमत करना चाहती है। उनके साथ तो इससे भी बुरा होना चाहिए। अजय किसी न किसी तरह अपने दिल को समझा चुका था, लेकिन फिर एक दिन जब वो अचानक घर आया तो कमरे में आती अपनी माँ और बहन की बातें सुनकर उसके होश उड़ चुके थे। शालिनी हंस हंस कर माँ से कह रही थी कि देखा माँ, ये होता है दिमाग। मैंने कैसे सिर्फ एक ही महीने में अजय की ज़िंदगी से निशा को बाहर निकाल दिया। अब तो निशा यहाँ वापस आने वाली नहीं और अजय अलग तुम्हारे पल्लू से बनकर रह गया है। जैसे ही अजय ने बातें सुनी तो गुस्से से कमरे में आ गया था। शालिनी और उसकी माँ तो हड़बड़ा चुकी थी। बेटे को समझाने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बस मजाक कर रही थी। लेकिन अजय बच्चा नहीं था, सब समझ चुका था। उसी दिन अपने सारे रिश्ते अपनी माँ और बहन से तोड़कर वहाँ से चला गया। कुछ ही देर बाद गाड़ियों के साथ कुछ लोग आए और निशा के दहेज का सारा फर्नीचर और अजय का सामान उठाकर वहाँ से चले गए। दोनों माँ बेटी तो सर पकड़कर बैठ चुकी थी कि अचानक ये सब क्या हो गया। अजय ने अभी तक निशा को तलाक नहीं दी थी और फिर वो उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली थी, इसलिए उनका रिश्ता अभी भी बाकी था। वो निशा को लेकर अलग घर में शिफ्ट हो चुका था। माँ ने कितनी बार जाकर बेटे से बात करने की कोशिश की, मगर बेटे ने अपनी माँ से बात करने से मना कर दिया। कुछ दिन तो दोनों माँ बेटियाँ शौक मनाती रहीं। फिर शालिनी से उसकी माँ कहने लगी कि कितने महीने गुजर चुके हैं, ना ही तेरे पति ने तुझे फ़ोन किया है, ना ही कोई कांटेक्ट रखा है। मुझे तो लगता है कहीं वो मरवन न गया हो। हालात तो देख घर के हमारे कैसे हो चुके हैं। इससे पहले कि नौबत घर घर जाकर भीख मांगने की आए, तो वहाँ जाकर अपना वो घर बेच दे जो तेरे पति ने लेकर दिया था। शालिनी को यही ठीक लगा था। अपने पति से तो उसे कोई ख़ास प्यार था ही नहीं। कई महीने बाद वो जब घर वापस आई तो सोच रही थी कि घर खाली पड़ा होगा, पति तो कब का मर गया होगा। लेकिन सामने का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए चुके थे, क्योंकि सामने मयंक बैठा नाश्ते की टेबल पर नाश्ता कर रहा था। उसकी आंखों के नीचे वो काले निशान और कमज़ोरी कुछ भी नहीं था। वो तो बिल्कुल हट्टा कट्टा बैठा था, जिसे कभी बीमार हुआ ही ना हो। उसके पास ही मौजूद एक लड़की जिसने नर्स जैसा कोट पहन रखा था, उसे खाना दे रही थी और ख़ुद भी पास में बैठकर खा रही थी। जैसे ही मयंक की नज़र शालिनी पर पड़ी तो वो हैरान हुआ था। कितने महीनों बाद उसे सामने देखकर उसके हाथ से खाने का चम्मच छूट चुका था। शालिनी को तो गुस्से में कुछ न सूझा। वो तो आगे बढ़कर मयंक से कहने लगी, ये सब कुछ क्या है? मैं तो समझ रही थी कि तुम बीमारी से मर गए होंगे, लेकिन तुम तो यहाँ इस नर्स के साथ बैठे नाश्ता कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी पत्नी के साथ धोखा करते हुए? मैं इंतज़ार में थी कि तुम ठीक होकर फ़ोन करोगे। नर्स तो परेशान थी, एक तरफ खड़े सब कुछ देख रही थी। शालिनी गुस्से से अगले ही पल नर्स पर हमला करने लगी कि ये डायन तुम्हें इतनी अच्छी लग गई कि मुझे बताना भी ठीक नहीं समझा कि तुम जिंदा भी हो या मर गए। इससे पहले कि शालिनी आगे बढ़कर उस नर्स को मारती, मयंक शालिनी का हाथ पकड़कर उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मार चुका था। कहने लगा कि खबरदार, जो तुमने इसे हाथ भी लगाया, ये मेरी पत्नी है। तुम तो मुझे छोड़कर चली गई थी कि मैं मरता रहूं। तुम्हारे कहने पर मैंने अपने लिए नर्स रखी थी, वो जिसने मेरे कठिन समय में मेरा साथ नहीं छोड़ा था, मेरी देखभाल की। ये बेसहारा मजबूर थी, इसे भी सहारे की ज़रूरत थी। तुम तो कब की मेरे दिल से उतर चुकी हो, इसलिए मैंने इस नर्स से शादी कर ली थी और मैं अब इसके साथ अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। शालिनी के मुंह पर ये बातें थप्पड़ की तरह लगी थी। वो लड़ना चाहती थी, झगड़ना चाहती थी, मयंक को अपने बच्चों का एहसास दिलाना चाहती थी, मगर मयंक उसे धक्के देकर घर से निकाल चुका था। कहने लगा कि मेरे बच्चे मेरे पास ही रहेंगे, तुम जैसी औरतों से मेरा कोई संबंध नहीं। वो वहीं पर शालिनी को तलाक के पेपर्स पकड़ाकर अपने बच्चों को अपने पास रख चुका था। खाली हाथ शालिनी घर गई तो रो रो कर अपनी माँ को सब कुछ बताने लगी।
दोनों माँ बेटी तो सर पकड़ चुकी थी। दौलत की लालच और दूसरों का घर बर्बाद करने के चक्कर में शालिनी जैसी लड़की अपना ही घर बर्बाद कर चुकी थी। ना ही अब उसका भाई उसके साथ रहा था और ना ही पति। दोनों माँ बेटी धीरे धीरे घर का सामान बेचकर अपना पेट भरने लगी थी। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।